क्या कह रहे हो? कुछ गए हैं? तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोग VSEPR कंप्लीट कर दिए हैं, है ना? तो ये सब पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है, देख लो, ये पाई बॉन्ड प्रेडिक्शन। आप साइलेंट रहो। देखो, अब जो पढ़ रहे हो ना, वो सारे क्वेश्चन में आएंगे, वो अब बेसिक नहीं चल रहा है, बता दे रहा हूं। ओवरलैपिंग, आपका हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी। VSEPR लोग टेबल में बताते हैं, अपने 2 क्लास में पूरा एक एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया है तमीज से, समझ गए ना? ठीक है, एक एक पेज में 2-2, 3-3 स्ट्रक्चर। इनसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर इनमें मजाक करोगे ना, तो तुम्हारा कैरियर मजाक बन जाएगा। ये बात ध्यान से सुन लो, कान खोल करके सुन लो। इसलिए ये अब जो टॉपिक जितना भी अब तुम पढ़ोगे आगे, इनमें सब में से एक एक टॉपिक में से कभी एक क्वेश्चन, कभी 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में इतने सारे पेपर होते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन एक टॉपिक से टकरा ही जाता है। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा सेट, कौन सा इवनिंग, कौन सा मॉर्निंग स्लॉट मिलेगा, इसलिए बहुत तमीज से पढ़ना मैं बता दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेडिक्शन ऑफ पाई बॉन्ड, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। देखो बच्चों, तो सबसे पहली चीज, पाई बॉन्ड का प्रेडिक्शन कैसे करना है, प्लेनर नॉन प्लेनर कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे है ना, ट्रिक फॉर प्लेनर नॉन प्लेनर। देखो जी, ट्रिक फॉर प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। तो सबसे पहले एक्चुअली इसके बारे में आप समझ जाओ कि प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या होता है। देखो जी, प्लेनर वो होता है, आपको सबको पता है प्लेनर के बारे में क्या होता है, बताओ। ऑल एटम्स आर लाइंग इन वन प्लेन, आर एटम्स आर लाइंग इन वन प्लेन, इन वन प्लेन, इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्लेनर, ये हो जाएगा सभी एटम्स। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखो जी, ये क्या लिखा है, ऑल एटम्स आर नॉट लाइंग, ऑल एटम्स आर नॉट लाइंग इन वन प्लेन, इन, है ना, वन प्लेन, सभी प्लेन में, है ना, सभी एटम एक प्लेन में नहीं आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन प्लेनर। तो प्लेनर का मतलब ये हो गया, नॉन प्लेनर का मतलब ये होगा, अलग से लिख लेना। अब इसमें एक रूल ये है, सुनो, रूल कह लो, ट्रिक कह लो। देखो जी, कि अप टू, पहला पॉइंट ये है कि अप टू sp2, अप टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर ये केवल sp2 हाइब्रिडाइज्ड तक है तो ऑल आर प्लेनर, खत्म कहानी। क्या लिखोगे, ऑल आर प्लेनर। ठीक, अगर ये राइटिंग उन बच्चों को नहीं समझ में आती है तो अब क्या बोलोगे मैं, है ना? तो ऑल एटम्स आर, ठीक है, जो है तो ऑल आर प्लेनर, ये लिख लोगे। और जब आता है, देखो जी, फ्रॉम sp3 ऑनवर्ड, फ्रॉम sp3 ऑनवर्ड, अगर sp3 ऑनवर्ड के बाद अपन करते हैं बेटा, तो इसमें आप ये देखोगे, है ना, यहां पर क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम कंटेनिंग 2 और मोर LPs, 2 और मोर LP, ठीक है, आर प्लेनर, बस। एंड देखो जी, ये प्लेनर होगा। एंड रेस्ट केस, सुन लो, या और करके आप वाइल, वाइल रेस्ट आर, रेस्ट आर क्या लिखोगे, नॉन प्लेनर, ठीक है। तो रेस्ट आर नॉन प्लेनर, ये पूरा ट्रिक है। यानी sp3 के बाद ऑल बॉन्डेड, ऑल क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बॉन्डेड विथ पाई सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज विथ वन लोन पेयर, वो नॉन प्लेनर होगा। इसके अलावा सब प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर समझ गया कौन होगा? ठीक, जल्दी लिख लो इसको, थोड़ा फास्ट लिखो, रुक देना, अभी सब बता रहा हूं भाई, वो एक पहले प्लेनर नॉन प्लेनर वो सब बता। चलो देखो, इसमें या यूं कह सकते हो आर करके, सुनना कि देखो जी, नॉन, फॉर नॉन प्लेनर के लिए, सुनो जी, नॉन प्लेनर के लिए आप चाहो तो लिख लो फॉर नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर स्पीसीज के लिए क्या लिखना है, सुनो, कि sp3 ऑनवर्ड, sp3 ऑनवर्ड सेंट्रल एटम हैविंग ऑल सिग्मा बॉन्डेड एज वेल एज, देखो जी, सेंट्रल एटम हैविंग ऑल सिग्मा बॉन्डेड एज वेल एज
with one lone pair with one LP on central atom, ठीक है ना, are non-planar. बच्चा यार कंटेंट को कभी अप्रिशिएट नहीं करता है क्या? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। नहीं मतलब जैसे एक मिनट रोकना थोड़ा, जैसे मैं इतना मतलब कोशिश करता हूं, ये सुन लो, इसके एग्जाम्पल देखो, सुनो जो तुम लोग पढ़ रहे हो, स्टार्ट कर दो, कर दी, देखो एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे मान लो ये देखो बेटा, जैसे BeX2 है, सुनना, और जैसे H2O है, या जैसे BX3 है, ये सारे प्लेनर हैं। अब कैसे चेक करोगे? तो फटाफट आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो जी, ये जैसे BX, ये देखो ये वाटर है, ठीक है, ये देखो, ठीक, और ये आपका X है, X है, X है, ये देख लो। तो यहां पर आप ये देखोगे, सुन लो, ये पूरा का पूरा एटम प्लेनर है, ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और जैसे दो लोन पेयर हो गए तो आपको VSEPR का भी स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। अब जैसे मान लो मीथेन है, देखो जी मीथेन, तो मीथेन में ये सारे के सारे क्या हैं? प्लेनर स्पीसीज हैं। अब जैसे मीथेन हो गया, सुनना, NH3 हो गया बेटा। अब इसको देखो, इसका एग्जांपल देखो, ये जैसे ये देखोगे HH, अब ये टेट्राहेड्रल है sp3, तो आप ये देखोगे ऐसे 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 ऐसे। अब आप ये देखो, ये क्या हो गया? ये प्लेन में है क्या? नहीं है। तो अब ये नॉन प्लेनर है। कैसे नॉन प्लेनर है? सुन लो, ये इसको आप एक प्लेन में ले लो, ये बोर्ड का प्लेन है, इसका तो मीनिंग सबको समझ में आता है ना, ठीक है, ये पूरा प्लेन में है, ये आउट ऑफ, समझ गए ना, ये आउट ऑफ, ये तुम्हारी तरफ एक बैक साइड, तो ये क्या हो जाएगा? अब मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन, तो आ जाए ना मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन ऑफ मीथेन, वन प्लेन ऑफ मीथेन CH4, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इज, बताओ बताओ, ये क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा? दो कैसे होगा जी? दो हाइड्रोजन और एक कार्बन नहीं आएगा जी। आप ऐसे करोगे, देखो ये, सुनो बच्चों, ऐसे देखो, अरे भाई तीन एटम आते हैं, ये टेट्राहेड्रल है, ये देख लो ऐसा, ये देखो, तो अब तुम कोई भी, ये टेट्राहेड्रल ऐसे बनेगा, कैसे भी आप घुमाओगे, ये 3D व्यू है। अब 3D व्यू में क्या करोगे? सुन लो, ये चीज, ये एटम देखो, मैं बीच में पकड़ा हूं, वो कार्बन है, ठीक है, और ये दो हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे प्लेन ले लो, तो जब ये प्लेन में लोगे तो दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में आएगा और एक कार्बन आएगा। नहीं आया समझ में? प्लेन हुआ ना, तो एक एक और बीच वाला कार्बन, कितने एटम आ गए? 3, और ये दोनों आउट ऑफ प्लेन। अब तुम बोलोगे नहीं सर मैं इसको एक प्लेन में लूंगा, तो भी ऐसे लो, तो भी ऐसे लो, तो भी ऐसे लो, तो भी। अच्छा, अब ये, अब बोलो सर मुझे सेंट्रल एटम नहीं लेना है, केवल सराउंडिंग एटम लेना है, तो सराउंडिंग एटम ये देखो, अब ये ऐसे कर दिया एक प्लेन, ऐसे कर दिया एक प्लेन, ऐसे कर दिया एक प्लेन, ऐसे, तो फेस क्या बोलते हैं? फेस। तो सबका CH बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होता है, इतना बॉन्ड लेंथ, इतना बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। देखो कितने फेस होते हैं टेट्राहेड्रल में? 4, एक फेस, दो फेस, 3 फेस, 4 फेस। बस फेस वाले में हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होगा। जैसे एक फेस लिए तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 3, कितने हाइड्रोजन? 3। समझ आया? बोलो जी, पक्का समझ आ गया? ठीक है, तो ये हो गया। तो इस टोटल प्लेन कितने होंगे? विच कंटेन मैक्सिमम एटम, गिनो टोटल प्लेन। क्वेश्चन है टोटल प्लेन, इसमें इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा आंसर। समझ गया ना? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैक्सिमम प्लेन्स है ना, कंटेनिंग मैक्सिमम एटम इज, बताओ कितना होगा? मैक्सिमम प्लेन्स कंटेनिंग मैक्सिमम एटम 4। कैसे? देखो सोचो, गिनो, गिनना। एक तो ये भी है ना प्लेन, 2 हाइड्रोजन कार्बन वाला, भाई टोटल प्लेन गिन लो। देखो 1 2 3
4, एक 3, सुनो एक 2 वाला, एक 3 वाला, एक 4 वाला, 4 3 वाला, 4 2 वाला, 3 2 वाला। कितने प्लेन हो गए? अरे 6 हो गए, गिन लो। एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन। कितना प्लेन? 3। फिर आप देखोगे एक प्लेन, अब देखना, अब फेस देखो, समझ आया? अब यही देखो, यही है जहां से आपका सोचना बंद करते हो, है ना? समझ गए ना? वही है आईआईटी। देखो, एक होता है जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना, जो मजा आ जाए, समझ में आ जाए, जिसको थोड़ा हमसे कम फील गुड आता है, ठीक है। और एक होता है क्वेश्चन के अंदर घुस के क्वेश्चन को विजुलाइज करना, उसके ऑप्शन को विजुलाइज करना। यही है डिमांड ऑफ आईआईटी और एनआईटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीके हो जाए, जनरल नॉलेज ठीक है, लेकिन आप यहां जनरल नॉलेज लेने नहीं आए हो। अब ठीक है, माइनस में हो, पहले उसको बराबर शून्य में लाओ, फिर पॉजिटिव लाओ, और पॉजिटिव को फिर उस लेवल पे लेके जाओ जहां से फिर आपको क्वेश्चन करना है। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 10 प्लेन। कितने होते हैं? 10। 6 एजेस होते हैं। देखो जी, 6 एजेस होते हैं। एजेस, एजेस में क्या होता है? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। क्यों बेटा? भाई एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। और 4 होते हैं फेसेस। क्या होता है बेटा? फेसेस। इस फेस में तीनों हाइड्रोजन होंगे। कितने होंगे? तीनों हाइड्रोजन। ये देखो, ये 3 एटम, 3 एटम फेस में बता दिया मैंने। सबको समझ आ गया? भाई टोटल प्लेन कितना हुआ बताओ? 6 एज हो गया और 4 फेस हो गया। एज का मतलब समझते हो ना? एज ये हो गया, ये एज है, किनारा। समझ गया ना? अरे ऐसे तो कितना प्लेन आया बेटा? सबको, किसी को डाउट? किसी को है? बोलो। 10 प्लेन। अच्छा ये बताओ, एक प्लेन में, एक सुनो, एक प्लेन में ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। अच्छा 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 4 सराउंडिंग एटम है, टेट्राहेड्रल है, तो कितने एजेस आएंगे? 6 एंगल, जो 6 एंगल है। भाई देखो, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, मैथ्स वाले, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 4 का साथ। कितना एज हुआ? इसमें कोई डाउट? अब टेट्राहेड्रल में कितने फेस होते हैं? 4 फेस। कौन कौन फेस है गिनो? देखो, देखो जी, एक 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 एक, ये देखो एक फेस, ये देखो, ये एक फेस आएगा नहीं आएगा? फेस गिनो ना, 1 2 3, 1 2 3 का फेस गिन लो। एक बार क्या करोगे, जल्दी बोलो। एक, सुनो, एक फेस ये हो गया, बैक साइड से किधर से जाएगा? नहीं, बैक साइड से नहीं जाएगा। इधर देखो, एक बार क्या होगा? 1 और ये 4 और 3, एक फेस ये हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार सुनो, 1 2 4, और फिर क्या होगा? एक बार इसके साथ गिन लो, कितना? एक ही, कितने? 4 ही फेस तो आते हैं इसमें। कितने फेस होंगे? 4 आएंगे ना भाई। 1 2 3, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस 1 2 4 वाला हो गया, ठीक। एक फेस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? 4 2 3 वाला। कितना फेस हुआ? और एक बैक साइड वाला हो जाएगा ना, कितना हुआ? 4 फेस हो जाएगा, पक्का ना? तो 4 फेस ये हो जाएगा, 4 फेसेस गिन लो। समझ आ गया ना? ऐसे देखो, ये देखो, ये ट्रायंगुलर है, ठीक है। एक फेस ये हो गया, तीनों वाला, एक ऊपर है, सुनना, एक इसके साथ फेस हो जाएगा, एक इसके साथ फेस हो जाएगा, एक इसके साथ फेस हो जाएगा, 4। और चारों में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा, ठीक है बच्चों? बन जाएगा। तो एक छोटा सा ऐसे भी क्वेश्चन कई बार दिए जाते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, पूरा पूरा। तो नॉन प्लेनर लिख तो दिया हूं, कहां? अरे बोल तो दिया, जब नॉन प्लेन, ये देखो, ये प्लेनर इतने हैं, ये दोनों एग्जांपल नॉन प्लेनर वाले हैं, लिख तो दिया ये।
ये नॉन, इसको बगल में लिख लो, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ठीक, आगे बढ़े, जल्दी करें, जल्दी, फास्ट। ये समझ आ गया अच्छे से? देखो अब ये देखो अमोनिया वाला, देखो जी अमोनिया, ये देखो H H H, ये लोन पेयर, सुन लो। तो ये क्या होता है, एक ऐसा ऐसा रहेगा, ये ध्यान देना। तो ये भी नॉन प्लेनर है। सुनो, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल, ये TPY है। ये क्या है बेटा, TPY। खुद ही देख लो, ये पूरा का पूरा प्लेनर है, नॉन प्लेनर है कि प्लेनर है बताओ? हाँ, ये नॉन प्लेनर है। ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ये देखो, ये नॉन प्लेनर, खुद ही देख लो। ये ऐसा प्लेनर हो गया, ये एक प्लेन में आएगा, ये एक प्लेन में आएगा, ये एक प्लेन में, 3 प्लेन ले लेंगे टोटल। कितने प्लेन लेंगे, 3। ठीक है ना? पेन बना के दिखाऊं? हाँ, एक 4 हो जाएगा, हाँ फेस वाला 4 हो जाएगा। टोटल प्लेन कितने हो जाएंगे, 4, कंटेनिंग 3 एटम। समझ आ गया? ऐसे कर लेना, एक प्लेन, ये बता देता हूं, ये देखो ऐसे, ये देखो सुन लो, ये ट्राइगोनल, ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड। तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, और एक प्लेन ये, 4 हो गए। तो ऐसे करके, लेकिन आपको ये बताएं कि ये नॉन प्लेनर है। जैसे PCl5 है, अब PCl5 क्या है बताओ, है ना, नॉन प्लेनर है। ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। ये इक्वेटोरियल वाला है और ये एक्सियल वाला। एक प्लेन में ये लोगे तो ये, समझ गए ना, या फिर इसको इसके साथ ले लोगे एक प्लेन में, समझ गए ना। इस तरह से ये भी नॉन प्लेनर है। तो आप समझ जाओ, मैं वैसे BSc PR में पूरा बता दिया हूं, बस 2-4 एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना था। अब हम लोग सीधे चलते हैं p-pi d-pi बॉन्ड। अंडरस्टूड? देखो सवाल इतना आता है, मैट्रिक्स मैच में आ जाता है। मैट्रिक्स मैच में सिर्फ इतना आता है, इधर प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, इस स्पीसीज दिया जाएगा, प्लेनर नॉन प्लेनर के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, उसको मैच कराना होगा। ठीक, कौन किसका। तो ये देख लेना, आप ये रूल को आप ध्यान देना, जो मैंने ट्रिक में बताया है कि सारे sp2 तक तो सारे प्लेनर हैं। sp3 के बाद वाले जितने स्पीसीज आएंगे, सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर होंगे अगर, या 2 से अधिक होंगे तो वो प्लेनर हो जाएंगे। या फिर उल्टा बोल दो, है ना, कि सारे सिग्मा बॉन्डेड या विथ 1 लोन पेयर, सारे के सारे नॉन प्लेनर, और रेस्ट केस प्लेनर हो जाएगा। समझ आया बच्चों? आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा, सुन लो, लिखो, हेडिंग डालो, p-pi ऑब्लिक p-pi d-pi बॉन्ड्स प्रेडिक्शन। देखो जी, p-pi या p-pi d-pi बॉन्ड प्रेडिक्शन। तो देखो जी, p-pi या p-pi d-pi बॉन्ड प्रेडिक्शन, तो इसमें p-pi या p-pi d-pi बॉन्ड प्रेडिक्शन के बारे में आपको जानना है। तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा है। देखो जी, अगर sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम है, देखो जी हाइब्रिडाइजेशन, इसका रूल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, सुनो, सेंट्रल एटम, ये देखो ध्यान से सुनना, अगर sp हुआ, sp2 हुआ, सुनो, तो आपको यह समझना है कि sp का मतलब, देखो जी एक ध्यान से सुनो, sp p एंड p, और इसका मतलब sp और ये p और p। अब बताओ p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जल्दी बोलो, 3, और s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। तो चलो आपस में ये मिल करके ये sp बना लिया, ये मिल करके ये बना लिया। अब खुद ही देखो कितना p बचा है, इसमें कितना p बचा है, 1। और मान लो अगर मैं sp3 बोलूं, लॉजिक लगाना, sp3 बोलूं, है ना, तो अब आप ये बताओगे, सुन लो, s प्लस p प्लस p प्लस p। अब आप बताओ पूरा का पूरा यूज हो जाएगा ना ये बेटा, समझ आ गया ना, p-pi। तो अब क्या होगा, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, जल्दी बोलो, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड्स कौन बनाता है, पाई बॉन्ड्स बाई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी जो प्योर ऑर्बिटल बचता है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स किससे बनाएगा,
विथ सेंट्रल सराउंडिंग एटम। किसके साथ बनाएगा सर भाई? पाई बॉन्ड सेंट्रल एटम का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई किसके साथ ओवरलैप करता है? सराउंडिंग एटम के साथ। किसके साथ करेगा? सराउंडिंग एटम के साथ। तो बताओ कितना पी बच गया, जल्दी बोलो। तो देखो जी, यहां क्या हो जाएगा, दो तो बनेगा पी पाई पी पाई। देखो एक पी क्या होगा? सेंट्रल एटम का, और दूसरा किसका होगा जी? सराउंडिंग एटम का, है ना? ये हो जाएगा। इसमें क्या करोगे जी? इसमें बताओ, एक तो बच जाएगा पी पाई पी पाई। पी पाई पी पाई कितना होगा? एक, है ना? एंड रेस्ट पाई बॉन्ड, रेस्ट पाई बॉन्ड्स विल बी, क्या लिखोगे? पी पाई डी पाई। अच्छा, जहां भी डी लगेगा ना, सुन लो, तो डी वाला तो ये फिक्स है, ये सेंट्रल एटम का होगा, और पी वाला फिक्स है, ये सराउंडिंग एटम का होगा। ये तो फिक्स मान लो, क्योंकि डी भाई ऑक्टेट का एक्सपेंशन डी ही कर सकता है। डी के कारण सराउंडिंग, मॉडर्न जितने मॉडर्न स्ट्रक्चर होते हैं उसमें स्ट्रिक्टली ऑक्टेट रूल कौन फॉलो करता है? सराउंडिंग एटम्स। समझिए ना? और पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑक्सीजन ही होते हैं मोस्टली। कौन होते हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो पाई भाई सराउंडिंग एटम है तो पाई नहीं बनाएगा। समझ में आई बात ना? ठीक, तो ये ध्यान देना। अब इस वाले में बेटा देखो, पी पाई क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। जीरो इसलिए हो जाएगा, सुनो, इसके बाद sp3d ऑनवर्ड जितने भी है बेटा, इसके बाद वाला, क्योंकि सब में पी खत्म हो गया ना बेटा, तो केवल एक ही बॉन्ड बनेगा। एंड रेस्ट पाई, जो भी पाई दिखता है ना, वो सारे के सारे ऑल विल बी, क्या होगा बेटा? पी पाई डी पाई। समझ आया? बस ये रूल है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्जांपल के साथ क्लियर करवा देते हैं, है ना? अभी तो मैंने एक थोड़ा सा बताया। क्लियर हो गया बच्चों? अरे भाई पाई देखो, sp2 में कितना, ऐसे सोच लो, sp2 में कितना पी यूज हो चुका? देखो हाइब्रिडाइजेशन वाले सारे सिग्मा बनाते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई। तो सेंट्रल एटम का पाई कितना बचा? पी एक। भाई हमने सेंट्रल एटम के बारे में तो बात कर रहे हैं, समझिए ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंट्रल एटम। और ये भी पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, आप क्या लिखोगे? सेंट्रल एटम विथ किसके साथ? सराउंडिंग एटम के साथ। समझ गए ना? ये तो अंडरस्टूड है। तो अब इसमें पी कितने बच गए? सेंट्रल के दो हो गए। देखो इसके एग्जांपल को हम ऐसे समझते हैं, ये रूल हो गया, ठीक है? मैं आपको दो तीन एग्जांपल बताता हूं। देखो एग्जांपल दो तीन, जैसे CO2, देखना, ये एक लिख लो आपका SO2, ठीक, ये लिख लो। एक आप लिख लो जो है तो ClO4 माइनस, ClO डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये O माइनस। अब बताओ, इसमें बताओ, इसी से सब समझ लो। देखो ये कितना सिग्मा है, जल्दी बोलो। तो जो पाई है देखो sp है, और पाई कितने हैं? दो। तो ये पूरे के पूरे पी पाई हो जाएंगे। समझ गए ना भाई? समझ आया? समझ आ गया? बोलो जी, ये वाला समझ आया? भाई इसमें ऐसा समझ लो, इसी के सामने लिख दो, हैं? एक बार और बता दें, लिखो। हाँ, रेस्ट पाई बॉन्ड मतलब, अरे रेस्ट पाई बॉन्ड, पाई मान लो किसी स्पीसीज में दो पाई है ना, तीन पाई है, तो एक पाई तो पी पाई होगा, बाकी जो पाई होगा वो पी पाई डी पाई होगा। रेस्ट का मतलब बाकी। अब जैसे ये देख लो ना, SO2 लिखे हैं, SO2, तो SO2 में देखो कितना सिग्मा है, कितने पाई हैं, लोन पेयर कितना है? एक। तो इसमें हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp2, भाई दो सिग्मा और एक लोन पेयर sp2, अब कितने पाई हुए? तो sp2 में एक पाई तो पी पाई है, और एक पाई वो रेस्ट में आ जाएगा। समझ आया? अरे चलो बता देते हैं भाई, डिटेल में बता देते हैं, इधर। नहीं एक्चुअली थोड़े से ना बच्चे इसी साल थोड़े से
थोड़े गड़बड़ बच्चे आए हैं, मतलब मिले हैं मिक्स्ड बच्चे। नहीं, हम लोग IIT JEE इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। अब सोचो कि बोलना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए थोड़ी सी। हाँ, अब बताओ आप, चलिए तो अगला देखो जी, सवाल ये है, सुनो बेटा, हम ये बोल रहे हैं एस पी, और सुनो बेटा ये पी और ये पी, देखो जी 4 ऑर्बिटल हो गए। सुनना, ये हाइब्रिडाइज्ड हुआ जी तो sp बन गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया जी, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है बेटा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा तो ये क्या बनाते हैं बेटा, पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। अब आप देखो, जैसे मान लो CO2 ले लो, इधर देखो NO2 प्लस ले लो, एजाइड ले लो, तो अब आप ये देखोगे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये आपका N, ये प्लस, ये आपका N, या ये N2 माइनस प्लस। अब आप ये देखो तो जितना भी तुम देख रहे हो, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, सिग्मा और सिग्मा पाई पाई, या और करके आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये, अरे साला छूने से ही पूरा ही मिट जाता है। इधर देखो, तो अब ये देखोगे सिग्मा सिग्मा और ये पाई पाई। अब आप ये बताओ, तो जितना पाई दिख रहा है बेटा, तो आपको केवल एक चीज देखना है बेटा कि अगर ये sp है, अगर ये क्या है बेटा sp, तो इसका मतलब पाई पी पाई ही होगा, है ना, और 2 होगा। आप इसका क्वांटम नंबर भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि सारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन जितने सभी सेकेंड ऑर्बिटल को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं 2p पाई इज इक्वल्स टू 2। अब ये मत बोल देना सर 2 लिखे हो इसलिए 2 लिख दिया, 2p पाई ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लो एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, सुनना, या एक ऑक्सीजन है, मान लो एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, सारे सेकेंड पीरियड के हैं, ये सारे क्या है, n बराबर 2 और n बराबर 2। एक सराउंडिंग एटम होगा और एक सेंट्रल एटम होगा। ये जो मैं लिख दिया हूं ये सराउंडिंग एटम है और ये क्या है बेटा, सेंट्रल एटम। अब इसमें नाइट्रोजन तीनों सराउंडिंग आ गए, तो इसमें मान लो n भी लिख लो तो n सराउंडिंग हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़े। देखो जी, अब एक वाला केस मैंने बता दिया, ये वाला रूल जो ये वाला था। अब sp2 वाला जो आता है दूसरा, देखो s प्लस p प्लस p प्लस p और प्लस d एंड डैश 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 लगा देते हैं भाई, 1 d 2 d जितना भी होगा। सुनो, तो अगर मान लो ये एक s और 2 p मिलके आपस में इंटरमिक्स किया तो कौन सा बना दिया बेटा, sp2। अब बच गया p और ये d, तो ये क्या बनाएंगे बेटा, पाई बॉन्ड। समझ आया ना। इसका एग्जाम्पल पता है क्या है, सुन लो, देखो जी, जैसे SO2 और सुनना SO3 2 है, SO2 में खुद ही देख लो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, क्यों बेटा। और SO3 में देख लो बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब आप ये देख लो, अब खुद ही गिन लो यार, बड़े इंटेलिजेंट हो, बताओ बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो कितना सिग्मा हुआ। देखो जी, एक सिग्मा और एक LP है, इसका स्टेरिक नंबर क्या हुआ, और पाई कितना है बेटा, 2। इसमें बताओ सिग्मा 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 कितने सिग्मा है, 3। sp2 हुआ बेटा, पाई कितना है बेटा, जल्दी बोलो 3, और प्लस 3 पाई, क्या है बेटा, 3 पाई। अब 3 पाई में देखो sp2 आया, दिमाग लगाओ, कितना, एक p बच गया, तो एक तो आप क्या कर दोगे, p पाई कितना होगा, 1 होगा, और रेस्ट जो होगा क्या होगा, इसका p खत्म, बच गया क्या, d, तो p पाई d पाई कितना हो जाएगा, 2। नहीं आया समझ में, बन जाएगा, क्लियर हुआ, क्यों बच्चों, बन गया सबको, तेरे को आया। इसमें कितना होगा, एक पी पाई, समझ गया ना भाई। एक तो देखो पाई कितना है, 2 है, तो एक पी पाई कितना हो जाएगा, 1, और पी पाई डी पाई कितना हो जाएगा, 1। क्लियर हो गया। हाँ, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है,
भाई एक पी बच गया तो पी पाई बनाएगा, उसके बाद बच्चे खुचे सब पी पाई हो जाएंगे। क्लियर हो गया? केमिकल बॉन्डिंग में डी पाई नहीं होता है, डी पाई केमिकल बॉन्डिंग में नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां डी पाई होता है, ये ध्यान रखना। तो केमिकल बॉन्डिंग में जितना भी स्पीसीज दिया है या तो पी पाई होगा या पी पाई होगा, समझ गया ना? तो केवल तुमको केवल दो ही जगह दिक्कत होगी, sp और sp2, समझ गया ना? sp वाले में तो केवल मैक्सिमम 4 माने 2 सिग्मा 2 पाई, तो 2 बच गया पाई। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन sp2 में आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है sp2 समझ लिए तो एक s और 2 p मिलकर के sp2 बन गया, तो एक पाई जो बनेगा सेंट्रल एटम का p और इसका p, समझ गया ना? और एक का d और ये हो जाएगा। अब इसमें समझ गया ना? ऐसा देख लो ना, जितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर उतना ऑर्बिटल। एक तरीका और है, तरीका और ये है कि जैसे मान लो तुमने SO2 बनाया, अब इसका स्ट्रक्चर बनाया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर। अब देखो एक तरीका ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो जी एक LP मान लो, सुनो, और कितना इलेक्ट्रॉन है 2, देखो जी इसमें आप लिख लो 2 सिग्मा और प्लस क्या लिख लोगे 2 पाई, तो टोटल कितना बॉन्ड हुआ जी इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना गिनो 2 और 2 4 1 5, तो यानी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ। अब 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं बताओ? S प्लस P प्लस P प्लस P 4 और प्लस D। तो अब देखो ये मिलके क्या बन गया sp2, ये बन गया sp2। अब ये सारे सिग्मा बनाएंगे और लोन पेयर, भाई एक लोन पेयर हो गया एक सिग्मा हो गया, क्यों बेटा? ठीक है। अब देखो एक p तो एक बन जाएगा p पाई और एक क्या हो जाएगा p पाई d पाई हो गया, ये एक और ये एक, क्यों जी? और एक आपका SO3 आता है। अब SO3 में आप क्या करोगे बताओ? टोटल कितने बॉन्ड पेयर आया बताओ? 6। भाई 3 सिग्मा प्लस क्या लिखोगे 3 पाई, तो टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, क्यों बेटा? समझ आया? अब इसमें आप गिन लो S प्लस, सुनो P प्लस P प्लस P प्लस D प्लस D प्लस, यही होगा ना 6। अब ये क्या हो गया जल्दी बोलो? sp2, क्यों बेटा? अब देख लो P पाई 1 है ना, और ये क्या बन गया बताओ? P पाई D पाई 2। अरे भाई ये सेंट्रल एटम है, ये ध्यान रहे, ये सेंट्रल एटम है, और सराउंडिंग एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो 2p ऑर्बिटल ही होगा ना, तो ये एक्चुअली सराउंडिंग एटम का है, और ये किसका है? सेंट्रल एटम का। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? समझ आ गया? फिर से बताएं। अच्छा स्लाइड, हाँ अब अच्छे से फील गुड हो गया, क्यों जी? एक अपना वो कहां चला गया यार, यहां पर बैठता था, क्या नाम उसका? नहीं वो तो ये एक और था ना, एक यहां पर वो था, करण था, हैं? एक PJ14 का कोई बच्चा था, लिख के आया था बिना साइन किए, PW is known for welfare of students, they are listening to the students but we don't able to understand, है ना? in organic chemistry their delivery problem is there, कुछ पता नहीं क्या क्या और लिख दिया था, है ना? शिखा मैडम को दे आया था, दिया होगा किसी को। एक्चुअली क्या होता है, नहीं वो बात वो नहीं है, खैर अब यार शुरू से इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा पीड़ा पहली बार हमको भी होता है, ऐसा नहीं है। देखो हमारी कोई बुराई करता है तो हमको अच्छा थोड़ी लगता है ना? अब हम गिर रहे हैं नीचे और कितना गिर के पढ़ा सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जगह सेट होता है नहीं, एक्चुअली क्या फेज 1 वालों को थोड़ा सा दिक्कत रहता है, फेज 2 में इतना दिक्कत है क्या, थोड़ा सा ना। देखो आप लोग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या नहीं है, देखो प्रॉब्लम ये नहीं, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कोरोना वाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना? कोरोना में क्या बच्चों ने पूरा सोचा कि
IIT ऐसे। अब इस बार देखो बिना कोरोना का ऐसा पेपर बनाया है कि 99 परसेंटाइल वाले बच्चे का 100 के ऊपर नंबर आना रेयर, माने 17 बच्चे थे एक शहर से है जो 99 परसेंटाइल के ऊपर जेई मेंस में है, और 100 नंबर के ऊपर बच्चे 4 या 5 हैं। सोचो 17 में 4 या 5 बच्चे। ये मतलब इस बार का इतना गंदा पेपर आया है ना बेटा कि 100 से ऊपर स्कोर करने में पसीना छूट रहा है, 100 नंबर से ऊपर। सही बता रहा हूं मैं, एडवांस में, एडवांस की बात कर रहा हूं। माने जो बच्चे 99% मतलब पूरे इंडिया में 2500 3000 रैंक वाले बच्चे जो मुझे पता है, वो मतलब जो 2500-3000 जिन एक बच्ची है, मेरे सर थे बंसल है ना, तो वो उनकी बेटी है ना, उसका 3000 कुछ रैंक है जेई मेंस में उसके, है ना, बहुत पढ़ने वाली है ना, तो 106 नंबर। एक मतलब एक बच्चा है जहां से मैं जिस जगह से आया हूं, है ना, पहले था वो मतलब 99.7 परसेंटाइल है उसका, ठीक है, और उसका हाईएस्ट अभी जो स्कोरिंग किया है ना, सोचो कि 120 नंबर आए हैं उसके टोटल। नहीं पूछने गया, थोड़ा सा केमिस्ट्री वीक था उसका, मैथ्स में फंस गए, बेलेंदी था। 80 नंबर तो फिजिक्स में पाया है और 40 नंबर केमिस्ट्री और है? नहीं रैंक तो नीचे जाएगा, हाँ वो मतलब क्या बोलते हैं कट ऑफ भी जाता है, शायद 60 का सुन रहे हैं इस बार, शायद 60, हाँ जनरल में 60 नंबर है, 62 आ गया क्या? आगे बढ़े, हाँ थोड़ा जल्दी करो यार, हो गया? ये इस लिखोगे क्या? तो समझा दिया, इसको लिखने क्या? अब देखो जी, अगला देखो जी, जैसे XeO3 है, सुन लो, सुनो, क्या? किसको? इस वाले को? अरे इसको मत लिखो, ये तो उसी को समझ, स्लाइड में रहेगा लिख लेना इतना, ये तो समझा दिया था, इसमें कोई छूटा है तो लिख लो, वो समझाया दिया था मैंने, सेम चीज स्लाइड में रहेगा, देखो। अच्छा देखो बेटा, साइलेंट रहो, इधर देखो, जैसे ये है ClO4 माइनस है, देखो तो जीनान है बेटा, ये देखो स्ट्रक्चर, देखो जी एक चीज आप ध्यान से सुन लो, स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए, और इसका ClO डबल बॉन्ड, ये देखोगे डबल बॉन्ड, और ये O माइनस। अब आप ये बताओ कितना सिग्मा होता है, जल्दी बोलो, है ना, 3 सिग्मा, और ये पाई, और ये पाई, और ये LP, तो बोलो sp3 हो जाएगा, 3 सिग्मा और 1 LP, क्यों बेटा? हो गया। अब आप ये बताओ पाई कितने हैं बेटा? 3, अब तीनों पाई जो है तो पी पाई डी पाई होंगे, पक्का ना? क्योंकि पी खत्म हो गया, पी खत्म हो गया ना, तो भाई जिनान का डी ऑर्बिटल, जिनान का डी और ऑक्सीजन का पी, नहीं समझे? जिनान का डी, अरे भाई कितने बॉन्ड पेयर है गिन लो ना यार, 1 LP, 3 सिग्मा, 3 पाई, कितना एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगा बताओ? S P P P D D D, 7 है, गिनो, 1 3 3 7, अब 1 2 3 4 5 6 7, अब बताओ क्या बना, जल्दी बोलो भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा समझ गया ना, सिग्मा बनाता है, सिग्मा और लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा और लोन पेयर होता है, बाकी जो बच गया वो देखो क्या है, डी, ये किसका है? जीनान का, किसका है जी? जीनान का, और बाकी सराउंडिंग एटम क्या है? ऑक्सीजन, भाई एक में LP रहेगा, एक में क्या रहेगा? LP, और 3 क्या बनाएंगे? सिग्मा, और फिर क्या बनाएंगे जल्दी बोलो? पाई, भाई ये तो इसका क्या है? 2p है ना, और इसका d ऑर्बिटल, क्या? अच्छा अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डी कर लो, ठीक है ना, पी पाई डी पाई, ठीक, हाँ 3 3 3, ये 3 बन जाएगा, 3 बना ना,
ठीक हो गया बच्चों। हाँ, अरे बेंट रूल बाद में छोड़ो, यहां बेंट कहां घुसा रहे हो? अरे वो बेंट छोड़ो ना, बेंट की बात ही नहीं करेंगे अभी, हम बात करेंगे जब टाइम आएगा। तो बेंट रूल में बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, पाई की बात नहीं करते हैं। बेंट रूल में किसकी बात करते हैं? बॉन्ड लेंथ की। आगे बढ़े बच्चों, हो गया? हो गया, चलिए अब बन जाएगा। ठीक, चलो अब सुनो, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आता है ना, ध्यान देना। जैसे देखो बेटा, PCl5 है पर देखो, जो तुम लोग अभी तक हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो, या तो वो गैसियस स्टेट में पढ़े हो, या वो किसी आयनिक स्टेट का पढ़े हो, केटायन एनायन जो भी पढ़े हो, या वो गैसियस स्टेट का पढ़े हो। जैसे वेपर का मतलब होता है ये देखो जी, इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गया आपका वेपर स्टेट का। ठीक, अब देखो, जब हम मान लो PCl5 सॉलिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? सॉलिड। ये देखो PCl5 सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी वेपर को कंडेंस करते हो तो एक बॉन्ड टूटेगा। अब वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो कमजोर होगा। तो कमजोर बॉन्ड कौन है? एक्सियल वाला। कौन सा वाला है? एक्सियल वाला। ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। तो ये क्या करेगा बेटा? PCl4 प्लस, सुनो, और PCl6 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। ये देखो, तो एक बन जाएगा केटायन और एक बन जाएगा एनायन। तो ये बन जाएगा sp3 और ये क्या बन जाएगा? sp3d2। ये क्या बन जाएगा? sp3 और ये क्या बन जाएगा? sp3d2। तो ये हो जाएगा आपका, कैसे बनेगा सुन लो। इसका अगर मैकेनिज्म लिखोगे तो मैं साइड में मैकेनिज्म बता देता हूं। देखो, जैसे PCl ऐसा ऐसा, ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो एक बॉन्ड टूटा तो ये हो जाएगा PCl, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। अब ये हो गया sp3 वाला फास्फोरस। अब एक क्लोरीन चला गया, उड़ गया। अब ये लुईस बेस की तरह रहेगा। अब ये क्या करेगा कि दूसरा वाला जो क्लोरीन है ना, ये लुईस बेस, ये दूसरे मॉलिक्यूल के यहां पर P पर अटैक करेगा। तो ये जो बना देगा, ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। ये देखो क्या बन जाएगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। हमने दो मॉलिक्यूल ले लिया, एक इधर बन गया, एक के साथ ये बन गया, और ये माइनस। तो देखो जी, एक लुईस बेस है, इसके वैकेंट, इसके पास d ऑर्बिटल खाली है ना बेटा? इसके ऊपर d ऑर्बिटल खाली है कि नहीं है? ठीक है, तो d में अटैक करेगा। अब सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाएंगे, सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। और ये हो जाएगा sp3d2। तो ये इस तरह की बात होती है। ये छोटा सा मैकेनिज्म है, समझ आ गया बच्चों? है Cl एक्स्ट्रा टूटेगा ना यार भाई। आप दो फ्लोरीन लोगे ना, ऐसे देखो, दो PCl, 2 मोल लिया ना मैंने, दो तो लिखा, 2 PCl5 लिया, समझ गया ना? तो ये देखोगे, एक क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। वो तो स्टोकियोमेट्रिक में बैलेंस कर रहे ना, ठीक है। अब देखो, लिखते जाओ। जल्दी जल्दी लिखते जाओ। ये देखो, हाँ, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखो जी,
केवल केवल ये एग्जिस्ट करता है इनमें दोनों में ना। सुनो, स्टीयरिक हिंड्रेंस वाली बात आ जाती है। कौन सी बात आ जाती है? स्टीयरिक हिंड्रेंस। जैसे फास्फोरस, ये यहां पर ये बी आर बी आर बी आर बी आर बी आर और आई आई बड़ा बड़ा होता है आई। तो समझ आना, इसका एक ही रीजन लिखना, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू, ये नॉट एग्जिस्ट, ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग इफेक्ट। बस ये स्टीयरिक क्राउडिंग मतलब समझते हो ना, भीड़ भाड़ वाला। बड़े बड़े साइज हैं तो बड़े साइज के, सुनो, बड़े साइज के एटम्स, ठीक है, स्मॉलर सेंट्रल एटम के चारों ओर एक्मोडेट नहीं हो पाते, आ नहीं पाते, ठीक। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एनायन केवल PCl 6 माइनस बनेगा, PBr 6 माइनस और Pi 6 माइनस नहीं बनेगा। इतने बड़े बड़े साइज के एटम हैं, इसलिए है ना, चारों तरफ फास्फोरस के एक्मोडेट नहीं हो सकते, नहीं समा सकते, ठीक। लिख लो, जल्दी कर लो बेटा। क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों हो गए हो? कम समझ आता है? चलो ठीक है, तुमने अब जो पाप किया तो किया, लेकिन अपने जूनियरों को ना अच्छा मैसेज देना कि बेटा IIT कोचिंग करने जाओगे ना अगर अगले साल या पढ़ोगे तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना, नहीं तो ना साला बाउंस होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। नहीं, उसका दिक्कत क्या होता है ना, देखो होता है, IIT चांस ही नहीं देता है। हम देखे हैं ना, पढ़ाए हैं, बच्चा पढ़ता है और जब उसको लास्ट में, जब लास्ट के 2 महीना होता है ना, जाके दिसंबर जनवरी में ना उसका दिमाग मैच्योर होता है। मतलब अब सर पूरा समझ में आ रहा है सर, वो केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा ना नहीं समझ में आया था, अब पढ़ रहे हैं तो पूरा समझ में आ रहा है। और उस समय जब समझ में आता है ना तो टाइम बचता है कम, तब गेम हो जाता है। अब फिर बोलता है सर 1 साल और, तो 1 साल के लिए फिर चांस नहीं मिलता है। इसलिए अपने जूनियरों को मैसेज देना कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, 11th 12th में कम से कम NCERT लेवल पढ़ लो। स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, नहीं समझ आया? अच्छा चलो, मैं आगे लिख देता हूं, अभी इसको लिख लो, इसका रीजन आगे पेज में लिख देता हूं। हाँ, ये हाँ नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। हो गया, बढ़े? हाँ हाँ, स्टेरिक रिपल्सन, हाँ हाँ, सबका रीजन। अरे क्या हो गया? हाँ, आगे बढ़े। क्या बेटा? ये लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड में नहीं करता है। Pi5 सॉलिड में नहीं होता है स्टेरिक क्राउडिंग के कारण। हाँ ये होता है, ये होता है, हाँ ये लिक्विड में होता है, ये लिक्विड में होता है, लिक्विड या मॉल्टेन फेज। बातें नहीं करो बेटा, इसमें केवल NCERT में एक दिया है, ओनली दिस PCl5, जो तुम्हारे 12th NCERT में है। तो ये तो सबको आना चाहिए। देखो जी, जितना सॉलिड स्टेट है वो केटायन और एनायन में होता है, ये ध्यान रखना। ऑल सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट है ना, लिखना एग्जिस्ट इन केटायनिक एंड एनायनिक, केटायनिक एंड एनायनिक। ये देखो, ये केटायनिक और एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑल, बिल्कुल केटायन एनायन में। थोड़ा स्पीड लिखो यार, सिलेबस कैसे कर पाएंगे यार, बहुत स्लो लिखते हो यार तुम लोग। हाँ इधर देखो, अच्छा सुन लो, इधर देखो, सॉलिड
अलग से लिख लेना चाहो तो सॉलिड लिक्विड स्टेट जो है तो एग्जिस्ट एज ए, ये अलग से लिख लो, केटायन एंड एनायन, केटायन और एनायन में एग्जिस्ट करता है। ये देखो बच्चों, केटायन एनायन में एग्जिस्ट करता है। अब आप सुन लो, ठीक, देखो बच्चों यहां पर ये आप नोट कर लो, और एक जो आपको बताए थे ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है, PF6 माइनस, सुन लो, या PCl6 माइनस एग्जिस्ट बट नॉट PBr6 माइनस एंड जो तो Pi6 माइनस, ये हो जाएगा। तो इसका जो रीजन लिखोगे किस कारण से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ Br एंड I क्रिएट्स, क्या करता है, स्टीयरिक रिपल्सन, स्टीयरिक रिपल्सन, ठीक है, बाय विच नॉट एग्जिस्ट। इन सब छोटे छोटे जो मैं लिखता हूं ना, इसको दिमाग में सेट करो। ये सब चीज लिखोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो लिखो आप, लेकिन लिखने से ना लिखते ही रह जाओगे, है ना। लिखने से अपन लिखना नहीं है, दिमाग में सेट करना है। छोटी छोटी बातें हैं ये भाई, बड़ा साइज का आइटम नहीं है वो डेट कर पाएगा। तो देखो जी, क्या जी बोलो, देखो ये ऐसा हो गया, ये देखो ऐसा। अब मान लो छोटे छोटे एटम तो आ जाएंगे, ये देखो ये आ गए, ये माइनस हो गया, लेकिन बड़ा बड़ा एटम, बड़ा बड़ा एटम, बड़ा बड़ा एटम नहीं आ पाएगा। आइस आइस आइस, अब कहां आएगा, ये लो ये लो, समझ गए ना। तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इसमें तू क्या डाउट आ गया तेरे मन में? हाँ हाँ हाँ, वही है वही है। डायग्राम तो बायोलॉजी में बढ़िया बढ़िया होता है। चलो देखते नहीं हो कैसे चिल्लाने लगते हैं। आईआईटी वाले बच्चों को देखा है ना, तुम तो चलो ठीक है, बढ़िया बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, और जो ऊपर के टॉपर टाइप के होते हैं ना, जितने टॉपर ऊपर होते हैं ना, वो टीचर के एकदम जीरो फैन फॉलोइंग होते हैं। सही बता, वो ज्यादा तारीफ वरीफ नहीं करते, बल्कि आप ना बोलो, आपको तो खैर समझ, उनको तो ये बताए कि अगर ये कहीं टीचर अटका गलती से, उसको कम न, वो तो तुम चाहे ऐसे पढ़ाओ चाहे तैसे पढ़ाओ, वो सब समझ लेगा। कैसे भी लिखो, जर्मनी में लिखो, चाइनीज में, उसको मतलब ही नहीं होता। उसको मतलब होता है कि क्या बोल क्या रहा है। अगर उसमें गलती से भी एक दो क्वेश्चन में अटक गया तो डिस्को खिसको। यहाँ बड़े बड़े एक दो चार हैं गॉड टाइप के लोग, जो पुराने आदिम जमाने में गॉड ऑफ दिस गॉड, बच्चा दिखता नहीं हो, खड़े होकर चिल्लाने लगता है गॉड फादर। चलो लिखो लिखो लिखो। रियल आगे बढ़े, ठीक है। चलो चलो, ताली ताली ठोको, ताली ठोको। चलो अब न्यूसेंस क्रिएट नहीं करो। चलो चलो, अच्छा ये बताओ, एक चीज सुनो, ये सॉलिड लिक्विड वाला समझ में आया, उसका हाइब्रिडेशन ध्यान रखना, है ना। ये जो तुमको बताए थे, सुनो बेटा, इसमें मेरी बात सुनो, इसमें देखो काम की चीज, यहां पर सुन लो, यहां पर साइड में लिख लेना बेटा, ये sp3 और ये sp3, ये sp3 क्यों बेटा, ठीक है। अब अगला लिखते हैं, देखो जी अगला है, जैसे देखो बेटा, ये N2O5 सॉलिड, फटाफट लिखते जाओ, NO2 प्लस, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, NO3 माइनस, Sp और Sp2, ये ऐसे ऐसे लीनियर होता है ना। और ये कैसे कैसे होता है, ऐसे
ऐसे, ये देखो समझ गए ना। अब ये देखो N2O4 सॉलिड, फटाफट लिखते जाओ, ये NO2 है ना, हाँ NO प्लस और NO क्या हो जाएगा जी 3 माइनस, और N2O3 सॉलिड, ये NO प्लस और NO2 माइनस है ना, और ये ClO2 6 ClO2 प्लस और ClO4 माइनस, इसका हो जाएगा sp2, इसका हो जाएगा sp3। देखो इसमें तो मान लो ये sp2 और ये sp2, इसका कुछ नहीं करना, एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एप्लीकेबल का मतलब है कि ये है ना एप्लीकेबल नहीं होगा डाई एटॉमिक में। ठीक है, आगे हम लोग लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर चाहो तो बना लेना, ये और ये आपका ये प्लस और एक लोन पेयर यहां रहेगा, और इसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ये ऐसे बनता है, ऐसे पर क्लोरिक एसिड वाला, पर क्लोरेट आयन वाला, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक लाइन। अब देखो जी यहां पर I2 लिक्विड स्टेट में, लिक्विड का मतलब I3 प्लस और I3 माइनस, ये केटायन और एनायन, तो इसका sp3 और इसका sp3d, इसका ये थोड़ा सा रिलेवेंट है, सवाल आ जाता है। देखो जी ऐसे ऐसे I है ना, ये देखोगे ऐसे, और इस पे प्लस आ जाएगा, और ये क्या करेगा आयोडीन आयोडीन, ये तो ये भैया ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेंट्रल आयोडीन पर माइनस लगेगा, ये sp3 और ये लीनियर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। और आगे ये आ जाता है I2Cl6 लिक्विड, तो ये बेटा ICl2 प्लस और ICl4 माइनस, ये sp3 और ये sp3d2। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जीनॉन हेक्साफ्लोराइड सॉलिड, तो ये जीनॉन, ये पेंटाफ्लोराइड, ये प्लस आयन और ये माइनस, ये देखो ये हो जाएगा sp3d2। बस, तो ये पूरा कंप्लीट है लिस्ट, है ना। और भी है लेकिन मैं और नहीं लिख रहा हूं, है ना, जरूरत नहीं है, फटाफट लिखो। हाँ जी, मतलब ऑक्साइड का ये नाइट्रोजन फैमिली में से है, ये हेलोजन फैमिली, कंपाउंड नहीं है, मैं मार्क है, नाइट्रोजन फैमिली अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, आयोडीन वाला I2Cl6 वाला, जिनान वाला अलग अलग। ठीक है, लाइन मत खींचो, अब तो सीधे लिख लो। कौन सा I2 समझाना है कैसे बनेगा, बताता हूं। अलग कैसे हो बताते हैं, पहले लिख लो फिर बता देते हैं। लिख लो रे, देखो ये जो मैं बता रहा हूं, जो तुम मेहनत कर रहा हूं ना, सुनो, ये तुम्हारे एक चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मानो या ना मानो, देखो लास्ट में तो मानना ही पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि देखो अगर आप वास्तव में रियल में जेई के लिए आए हो, तो रियल में आप जो इलस्ट्रेशन दे रहा हूं उसको पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं मेरे नोट्स में से, एडवांस में से केवल एक क्वेश्चन नहीं फंसा है जो मेरे नोट्स में नहीं था, Xc प्लस O2F2 वाला, इसके अलावा सारे क्वेश्चन है सोचो नोट्स से एडवांस का, इस साल जो आया 22 में, सारे एग्जाम्पल नोट्स से हैं, एक एक इक्वेशन को छोड़ के। मैं अपना नोट्स ला के दिखा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ मेरे पास पड़ा है, एक तो दिया था इस बैच में, मिला ही नहीं, गायब कर दिया, भाग गया लेके। हाँ नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा कवरेज ऑफ इलस्ट्रेशन बहुत मतलब ठीक ठीक कर लेता हूं, लोग काफी सही बताते हैं ऐसा। हाँ मतलब ऐसा मुझे फील होता है थोड़ा सा। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन करना है, देखो क्वेश्चन, देखो अब दोनों बातें हैं, या तो आप बढ़िया से देखो, है ना, एक चमकने वाला चाहिए और एक थोड़ा सा अंदर से चमकने वाला चाहिए, तो ये जो मिल रहा है ना वो अंदर से चमकने वाला है, जो आईटी और एनआईटी की सीट दिलाता है। अब जैसे अंदर बहुत सारे दाग रहते हैं, चमका दो एकदम बढ़िया पोत के बढ़िया से, वो उसकी शाइनिंग अलग होती है। अब बिना क्रीम के चमकना वो अलग बात है, तो ये बिना क्रीम वाले चमकने वाले लोग हैं।
आगे बढ़े। कौन सा सवाल पूछ रहे थे, जल्दी बोलो। डाउट डाउट। अरे एग्जिस्ट करता है भाई, ये बोले कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे। एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे। अरे क्यों की बात क्या बताएं यार, ये ऐसे होता है। निकालना चाहो तो निकाल लेना, ऐसी बात नहीं है। ये एसपी डाई एटॉमिक में नहीं देखते हैं, बात है ना। अरे हर चीज मत लिखा कर भाई, कॉपी मतलब बेकार हो जाएगा तेरा। हाँ जल्दी चलो। हाँ क्या बोल रहे थे, I2 लिक्विड। सुनो देखो जी, हो गया। हाँ हाँ लिक्विड, इसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड, सारे नहीं मतलब इसमें जो मोस्टली हेलोजन वाले इंटर हेलोजन है वो लिक्विड स्टेट में, मॉल्टेन फॉर्म में, मॉल्टेन या फ्यूज्ड। एक्चुअली क्या होता है देखो, सुनो बातें नहीं करो बेटा। सुनो I2 ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, ये एट RT। RT का मतलब होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होता है। जब इसे हीट करते हो, हीटेड, यानी I2 लिक्विड स्टेट में जाएगा तो ये मॉल्टेन फेज में जाएगा। किस में जाएगा, मॉल्टेन, या फिर तुम कोई नॉन पोलर लिक्विड मिला दो। क्या मिला दो, नॉन पोलर, जैसे कार्बन डाई कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में सॉल्युबल होता है, यानी ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तेल को पानी में मिलाओगे सॉल्युबल नहीं होगा। तेल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो तेल तेल में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, ऑर्गेनिक जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। केवल आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होता है, कुछ जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कोवेलेंट है I2 सबको पता है। सुनो, जब ये मॉल्टेन फेज में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, तो ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऐसा है। ये देखो जी, ये इस तरह से, अब ये जब लिक्विड स्टेट में जाएगा तो इसमें ये पार्शियल डिस्टॉर्शन होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं लंदन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स। समझ गए ना, वंडरवाल फोर्स। आई बात। अब ये क्या होगा, दूसरा आयोडीन के साथ, है ना, बोलेगा अरे भैया कहां से आए हो, है ना। अब उसको बेचारे को सुनो, अब ये क्या करेगा, तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इंड्यूस होकर के इसी को दे बैठेगा, अपने ही है ना, समझ गए ना। देखो जी, तो अपना, मेरी बात सुनो रे, एक मिनट चुप रहो। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो जब ये अपना लोन पेयर देगा तो ये I माइनस ऐसा एक डेटिव बॉन्ड बना देगा। सुन लो, तो ये तो बन गया आपका sp3d, 3 लोन पेयर था। सुनो जी, और माइनस यहां पर चिपक जाएगा। अब इसका जो बच गया फ्री आयोडीन, सुन लो, ये क्या करेगा, अब यार बोले मेरा सबने लूट लिया। अब अरे तो एक लूट के लेके दूसरे को दे दिया, अब इसका लूट लिया, अब ये किसी और मॉलिक्यूल को तलाश करेगा। सुनो, अब ये बताओ, इसके पास मान लो इधर देखो, तो ये सराउंडिंग है, अब दोनों में से किसी के पास आया, बोले भैया मेरा ऑक्टेट नहीं हो रहा है, लो ऐसे आओ, और ये आई और ये आई ऐसे, और इस पे प्लस बन जाएगा, ये बेंट हो जाएगा। भाई कुछ सोचो ना, ये अपना लोन पेयर, सुनो जी, अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। इस पे कितने लोन पेयर थे पहले, 3, एक डोनेट किया केटायन को, गरीबदास को, तो बन गया डेटिव बॉन्ड। समझ गया ना, अब बन गया डेटिव बॉन्ड, तो ये हो जाएगा बेंट, क्योंकि एक लोन पेयर बना लिया सिग्मा, ठीक है, और इसके पास बच गया 2, तो ये हो जाएगा sp3, और यहां 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, ये हो जाएगा sp3d। समझ आया बच्चा, क्लियर हुआ। वो पूछा कि सर समझा दो, इसलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, हेडिंग डालो, नोट करोगे क्या। ए भैया ए साइलेंट रहो। दुनिया में जितने कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कंपाउंड
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल जो है तो निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। जैसे तुमसे पूछा जाएगा ब्रोमीन लिक्विड क्यों है, सुनो, जैसे बोलते हैं ना कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, वाई। तो इसका क्या होता है कि जब क्लोरीन से आयोडीन तक चलोगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से डिस्पर्सन फोर्स बढ़ता है, जिसके कारण उसके पेरीफेरी में पार्शियल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब का डिस्टॉर्शन होता है, जिसको आप बोलते हो डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और उसके कारण उनके बीच में पार्शियल अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो तुम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ोगे कि ऑल रियल गैसेस मतलब दुनिया में जो भी गैस है वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता, सारे के सारे रियल गैस होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मॉलिक्यूल को आपस में लाया जाता है, सुन लो, तो उनमें कोलिजन जो होता है ना, तो उनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्शन के कारण उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है होना चाहिए ये आइडियली, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल को देखता है ना तो उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है, और हो करके सुन लो वो कुछ इस टाइप का बनाने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्री होना चाहिए तो थोड़ा झुकेगा, आओ आओ, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। ये क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन फोर्स। समझ आया? इसीलिए दुनिया में छोड़ो, कोई चाहे हीलियम हो चाहे हाइड्रोजन हो, मतलब दुनिया में जो भी है ना, वो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को, है ना, दुनिया में कोई भी गैस इसको फॉलो नहीं करता। इसलिए दुनिया में कोई आइडियल गैस है ही नहीं, सारे के सारे रियल गैस। क्योंकि जब एक गैसियस मॉलिक्यूल, तभी तो वंडरवाल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया, करेक्शन किया प्रेशर और वॉल्यूम का। अब चलो हो गया काम, बोलो है क्या चीज? तुम यार अपना डाउट बाहर पूछ लिया करो यार, सबकी क्लास खराब मत किया करो। तो बता तो दिया महाराज, साइज बढ़ेगा, डिस्पर्सन फोर्स बढ़ेगा, ठीक। इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, है? अरे भाई सब होता है। आगे बढ़े, लिखो, हेडिंग डालो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, जल्दी करो। आज पता है डाइपोल मोमेंट पढ़ाना था, चलो खैर है। चलो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। सबसे पहला रूल 1, बेस्ड ऑन, फटाफट लिखो, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये देखो जी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर बेस्ड, बेटा सुन लो, एक होता है बेटा sp2 और sp3। आज का तो राइटिंग सही है ना? है, आज तो बिल्कुल शानदार हमने लिखा है, क्यों जी? कोई भी कचरा नहीं लिखा है, देखो। चलो तो सुनो जी, एस परसेंटेज करेक्टर 50%, 33% एंड 25%। तो जो बेटा थीटा होगा, थीटा मतलब बॉन्ड एंगल, सुनो बेटा, हम लोग हिंट चाहो तो आप लिख सकते हो हिंट के रूप में, थीटा मतलब इसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस परसेंटेज, क्या लिखोगे जल्दी बोलो? करेक्टर। अरे बोलो तो बताओ, सुनो, तो इसलिए ऐसा ऐसा थीटा होगा, ये ध्यान देना। चूंकि सुनो बेटा, एसपी रहता है हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री टू 8 मिनट। ये देखो, ये ध्यान देना। ये देखो जी, तो ये थीटा बढ़ेगा। अब कोई भी आप एग्जांपल ले लो बेटा, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड है या बोरॉन, ये BH3 या CH4, ये देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109 डिग्री टू 8 मिनट। ये देख लो, ऐसा ऐसा। समझ आ गया बच्चों? ये देख लो बच्चों, ठीक है।
सिंपल सा है, ये आप पढ़ चुके हो बेटा। सुनो ये क्या, देखो अब जितना चीज तुम पढ़ोगे केवल तुम्हारे लिए नया चीज जो होगा, सुनो थोड़ी बहुत जो होगा वो केवल और केवल ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, वो भी हाइब्रिडेशन तुम पढ़ चुके हो। अब जितना तुम पढ़े हो पुराना कम से कम 50% पुराना चीज रिवाइज होगा, इन्हीं में यूज होगा, और कोई 20-25% नया चीज होगा, उसमें नया ऐड कर देंगे। बाकी कुछ भी अब नया नहीं है, जो नया पढ़ना था पढ़ लिया। अब तुम लोग केवल और केवल है ना वीएससीपीआर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो फुल्ली तरीके से, ठीक है, ताकि इनमें दिक्कत ना हो। अब केवल अप्लाइड पोर्शन चलेगा। एक नया टॉपिक आएगा मॉड, मॉड भी बहुत सिंपल टॉपिक है। हो गया बड़े बच्चों, आगे बढ़े, हो गया। अब देखो दूसरा रूल 2 लिखो, बेस्ड ऑन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। बस एक्सेप्ट है ना साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, इसको छोड़ के देखो। तो अब अपन ये देखेंगे लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, हाँ ये स्टेरिक क्राउडिंग वाले फैक्टर को छोड़ दो। साइज ऑफ सराउंडिंग का मतलब वो स्टेरिक क्राउडिंग ये एक्सेप्शनल है ना, क्योंकि साइज फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट करेगा। तो इसमें जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सुनो जैसे देखो CH4 सुनना, अब जैसे NH3 और ये वाटर, तो अब खुद ही देख लो है ना। इसका देखो जैसे CH4 है, ये HH और ये अमोनिया, ये देखो HH, ये देखो, और ये वाटर, ये HH, ये देखो बेटा, ये देखो। तो अब आप ये देखते हो, सुनो यहां पर कितने हाइब्रिडेशन है, देखो लो sp3 सब में sp3 है, ऑल हैव sp3, हाँ सारे के सारे sp3 हैं, सारे के सारे। अब आप ये देखते हो इसका जो थीटा है 109 डिग्री 28 मिनट, इसके बीच का जो थीटा है 107 डिग्री, और इसके बीच का थीटा है 104.5 डिग्री। तो आप खुद ही देख लो कि थीटा ऐसे ऐसे घटेगा। लेकिन अब अगर मान लो मैं यहां पर एक अलग एग्जांपल चिपका दूं कि जैसे मान लो O और Cl, अब OCl देखो जी, ये बड़े बड़े एटम, ये भी sp3 है, सुनना अब ये sp3 है, लेकिन इसका जो थीटा मिलता है 110.8 डिग्री, ये लो। अब ये हो गया, अब ये थीटा तो बड़ा हो गया ना, है ना, इससे छोटा नहीं हुआ। आप तो बोले थे सर ऐसा होगा, तो ये एक्सेप्शनल केस है। क्लोरीन पे बड़ा साइज है, बड़ा साइज के साथ साथ इस पे 3 लोन पेयर है, भाई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सराउंडिंग में लोन पेयर है, तो इसका थीटा है ना 109 डिग्री से क्या होगा, बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। क्या बोलते हैं, या समझ गया ना, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इनको हटा दो, इनको हटाओगे तो बाकी के केस में ऐसा आपको एग्जांपल मिल जाएगा। समझ आया बच्चों, कोई डाउट इसमें, डाउट है, समझ आ रहा है ना बेटा, बहुत स्पीड तो नहीं लग रहा है। जल्दी करो, पकड़ लूंगा बस। थोड़ी सी VSCPR तक मतलब बच्चों के साथ ट्यूनिप बनाना पड़ता है। जैसे कोई नहीं बना पाता तो क्या करें, जैसे PJ15 में मैं पीरियोडिक टेबल तक में ट्यूनअप नहीं बना पाया, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का 2-3 लेक्चर शुरू किया था, लेकिन तब तक वो रिवॉल्ट कर दिए। परसों तरसों घेर लिए थे 10-15 बच्चे, फर्स्ट फ्लोर तक आए थे। सर वो हम 2 बच्चे के बहकावे में आ गए सर, साइन कर दिए सर, हमसे गलती हो गई सर, हमारा क्या होगा सर, है ना। अब वो तुम्हारे नोट्स हम लोग हैं। चलो चलो आगे बढ़े, हो गया। चलो बच्चे आगे चले। रूल 3 पढ़ो, रूल 3 सुनो। रूल
NF3 बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, हाँ फटाफट लिखो, लिखो व्हेन, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, रूल व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम एज वेल एज सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर। बेटा जल्दी जल्दी लिखो साथ साथ, व्हेन सेंट्रल एटम इज सेम एज वेल एज कंटेन्स लोन पेयर बट surrounding atoms are different, ये different, then bond angle मतलब थीटा है ना, is directly proportional, मतलब थीटा is directly proportional to size of surrounding atom। यानी ये बेटा एक चीज देखना, स्टेरिक क्राउडिंग, सुनो बेटा, ये ऑलवेज डोमिनेटिंग होगा, ये बात ध्यान रखना, इज डोमिनेटिंग फैक्टर। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो बेटा, है ना, कि जब अनइक्वल रिपल्सन होगा, जब अनइक्वल रिपल्सन होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगा, है ना। बस इसमें जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक है बेटा, NF3 है और आपका OF2, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट देयर, है ना, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन देयर ओन ग्रुप, इन देयर क्या लिखोगे, ओन ग्रुप, अपने ग्रुप में ये सबसे छोटे होते हैं। हालांकि ये बेंट रूल का एक कहानी है, वो मैं आपको समझा दूंगा जब बेंट पढ़ाऊंगा तो ये बस एक्सेप्शन, ये केवल 2 एग्जांपल हैं, बाकी ये पूरा का पूरा एक कंटेन है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, इसका भी रीजन मैं बता दूंगा बेंट में कि क्यों कम होता है, अभी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अब साइज सही है ना बेटा, फोंट साइज साफ सुथरा। अब मैं स्लाइड बढ़ा दूंगा, लेकिन अब बुराई यार कर दी यार, बताओ बच्चे की यार गंदा लिखते हैं, आज के बाद एकदम फुल साफ सुथरा। कहा था यार यूं खट खट दबा दो और क्या है, 20 के जगह में 30 स्लाइड बन जाए, उसमें क्या है। बात वो नहीं है, एक्चुअली क्या होता है कि ना, आदत बनी थी ना बेटा, वो अभी देखो आदत बन रही स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाने का। अब पहले क्या हम लोग जो बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं ना, पूरा यहां से लेके सुन लो यहां तक, लिटरली बताऊं, और फिर कलर्ड मार्कर रहता है, तो क्या होता है कि उसमें ना पूरा एक एक स्ट्रक्चर बना बना के ना ढंग से दिखा दो। तो उसमें क्या, जैसे मान लो एक कंसेप्ट है, अब ये देखो एक भर गया, अब रूल के लिए फिर अलग, अब रूल चिपका दिए एक जगह, फिर अपना एग्जाम्पल पूरा भर दिए, तो मतलब वो कवरेज अच्छा हो जाता। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं यार, तुम्हारे साथ साथ नए जमाने में एडजस्ट हो रहे हैं। 3-3 लगवा दें, लंबा वाला स्मार्ट बोर्ड नहीं लगवा देते हैं। सुनो, इधर से स्लाइडर ये जाता रहे घूमता हुआ। चलो चलो, अच्छा हल्ला नहीं करो, चलो बस सलाह देने के लिए ज्ञान। इधर देखो एग्जाम्पल 1, अब देखो पहले सुनो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या करना है, सुनो जी। ये जैसे मान लो मुझे OF2 की बात करनी है, देखो OCl2 OBr2। अब बताओ, देखो जी इसमें क्या करना है, सिंपल सा है। तो आप थीटा की बात करोगे बॉन्ड एंगल की, तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। देखो बेटा O, ये सुनो, ये O ऐसा और ये O ऐसा। देखो जी लोन पेयर फिक्स है, लोन पेयर 2-2 है, लोन पेयर 2-2 है, ये देखो सारे ऑक्सीजन में। अब तुम कर क्या रहे हो, सुनो, एक में छोटा छोटा फ्लोरीन एटम चिपका दिए, है ना, चलो जो भी रिपल्सन होगा, इसमें बड़ा बड़ा क्लोरीन एटम, इसमें और बड़ा, ऐसे। अब ये क्या होगा, समझ में क्लियर हुआ भाई? ऐसे देखो, ये छोटू छोटू, ये देखो ऐसा, और बड़ा बड़ा। अब बताओ तो फर्क है। अब सुनो भाई, इधर देखो ये लोन पेयर था, अब इसकी तुलना में ये छोटा था। सुनो, थीटा छोटा हो गया, सुनो यहां थीटा छोटा। अब ये लोन पेयर स्टेरिक क्राउडिंग कर रहा था,
लेकिन इनके साइज बड़े हो गए तो आपस में अब समझ गए ना, थीटा बढ़ गया, तभी तो देखो ना, ये सुनना कितना फर्क है, जबकि दोनों में sp3 है, सारे में sp3 है। इसका पता है 100, सुनो, इसका 103 डिग्री समथिंग थीटा, डेटा नहीं रटा रहा हूं, बस लिख रहा हूं, 1010.8 डिग्री, और इसका 112 डिग्री के आसपास। अब आप बताओ कि यानी 109 डिग्री आइडियल होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा हो गया, नहीं हो गया, और ये छोटा, तो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट किया बताओ, बाई सराउंडिंग एटम। लेकिन सुन लो, तब होगा जब अनइक्वल रिपल्सन होगा। अब मान लो मैं तुमको अगर क्वेश्चन को घुमा दूं, ये तो चलो एक छोटा सा बात बता दिया, अगर मैं इसी को मान लो अगले स्लाइड में बताता हूं, थोड़ा जल्दी, अरे तू डायग्राम क्यों बनाता है यार, तू हद करता है यार, सही देखो इसमें सुनो, अब जैसे मैं क्वेश्चन, थोड़ा साइलेंट रहो बेटा, हल्ला करने में दिमाग मत लगाओ, जो समझा रहा हूं ना उस पर फोकस करो, क्वेश्चन पूरा करना है तो ये सीखा करो। इधर देखो, देखो जी, यहां CH4, देखो जी CF4, देखो। अच्छा ये बताओ, मान लो मैं एग्जांपल CF4 की बात करता हूं, CCl4 की बात करता हूं, और CBr4 की बात करता हूं, सुन लो, तो इनमें थीटा, सुनो, सब में थीटा बराबर होगा, यानी ये 109 डिग्री टू 8 मिनट के होंगे। ऐसा क्यों? इसलिए सुनो, क्योंकि इसमें कोई अनइक्वल रिपल्सन नहीं हो रहा है। सुन लो, चाहे वो फ्लोरीन हो, सुन लो बेटा, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो क्लोरीन हो बेटा, सुन लो, क्लोरीन मान लो बड़ा साइज का है, लेकिन चारों तरफ से इक्वल रिपल्सन करेगा, चारों तरफ से क्या करेगा, इक्वल रिपल्सन। ये देखो इक्वल रिपल्सन, भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे उसमें देखो Pi5, तो Pi5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो गया ना आयोडाइड का। लेकिन जो एग्जिस्ट करेगा, तो सुनो, तो इनमें जितना रिपल्सन हो, जितना रिपल्सन इधर हो, है ना, सेम थीटा, सेम थीटा, ये देखो जी, सेम थीटा, सेम थीटा और सेम थीटा, सारे इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्योंकि देखो, इक्वल अनइक्वल तब करेंगे ना बेटा, जैसे मान लो इधर देखो, हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, यार आपस में यार बातें मत किया करो यार। देखो टीचर का ना फ्लो टूटता है, आप समझते नहीं हो। ये ऐसे मत समझना कि मैं आज पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और तुम्हारा भी इस साल का पीडब्ल्यू का जितने फेज 1-2 में एक्सपीरियंस मिला, वो एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए 41 बैच में पढ़ा रहा हूं, फेज 4 में। हम हर साल सीखते हैं बच्चों के साथ कि ऐसे बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। हाँ जी, कई बार नहीं सीख पाते तो बच्चे टीचर पर भारी हो जाते हैं, है ना। और जो देखो जी, तुम लोगों को पढ़ाने से मतलब थोड़ी है, तुम लोग को क्या होता है, जो टीचर बढ़िया से मैनेज कर लेता है वो सुपर हिट टीचर हो जाता है। नॉलेज साइड में जाए, नॉलेज जाए भाड़ में, है ना। तुमको तो CH4 सिखा दे वही बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे लिए बात नहीं है। जो बढ़िया मैनेजर है कि सबको शानदार मैनेज, देखते हो रोड में जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, समझे ना भाई। मेरे अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है तो नहीं है, मेरे अंदर एक क्वालिटी है, हाँ, कंटेंट में मैं फिर किसी से पीछे नहीं होता हूं, ये सोच लो। उसमें चाहे मेरे को रात को 2 बजे लग जाए आग लगने, अगर आग लगाना हो ना इनऑर्गेनिक में तो आग लगा दूंगा, इतना कैपेसिटी रखता हूं, ये सोच लो। चलिए अब एग्जाम्पल है अगला, चलो हल्ला नहीं करो। जैसे देखो बेटा NF3, सुनो, NCl3, NBr3। अब बताओ इसमें थीटा कैसे करोगे? जैसे ये PF3, सुनो, PCl3 और PBr3, ये देखो SCl2, है ना, SBr2, ये देखो। अब इसमें जितना भी तुम देख रहे हो, अगर मान लो इसमें थीटा कंपैरिजन करना हो, सुन लो, तो क्या करोगे, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ये ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है। सेंट्रल एटम पे क्या है बेटा? लोन पेयर है। सेंट्रल एटम पे क्या है बेटा? लोन पेयर। अगर गलती से मान लो यहां पर लोन पेयर ना हो, है ना, तो ये देख लो, समझ आया?
यानी ये कंपल्सन है कि भैया देखो, कंपल्सन तो खुद ही सोचो ना, अनइक्वल रिपल्सन चाहिए, थीटा को घटाना बढ़ाना, समझ गए ना? अनइक्वल रिपल्सन चाहिए, तो अनइक्वल रिपल्सन होगा तो थीटा घटेगा और बढ़ेगा, इक्वल रिपल्सन में कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड? समझ आ गया? तो आज का समाचार यहीं पर, बस ये टॉपिक रह गया बेंट एंड ड्रैगो।